हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन, तुम सबों का वीसु सर, अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यह एसबीटी मैकेनिकल 5th सेमेस्टर के जो बच्चे हैं और ऑटोमोबाइल ब्रांच के जो बच्चे 3rd सेमेस्टर में अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए है। आज जो टॉपिक हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे उसका नाम है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स क्या होता है, इसको समझने से पहले एक बार फिर से ट्रांसमिशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम को तुम लोग देख लो। यहाँ इंजन होता है, इंजन में जो पावर प्रोड्यूस होता है वो क्लच के सहारे गियर बॉक्स के थ्रू प्रोपेलर शाफ्ट से होते हुए डिफरेंशियल के माध्यम से दोनों रियर एक्सल से होते हुए पीछे वाले पहिया पर पहुंचता है। और इस पावर के वजह से ये पहिया जो होता है ये रोटेट करता है और हमारा जो व्हीकल है, ये व्हीकल आपको दिख रहा होगा, हमारा जो व्हीकल है ये आगे की तरफ बढ़ता है। तो यहीं पर एक आपको एलिमेंट नजर आ रहा है गियर बॉक्स। ये गियर बॉक्स क्या है? तो गियर बॉक्स बेसिकली एक बॉक्स होता है जिसमें सेट ऑफ गियर्स का कॉम्बिनेशन अरेंज रहता है। और थ्योरी ऑफ मशीन में पिछले सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि ये जो सेट ऑफ गियर्स का कॉम्बिनेशन है इनको हम लोग कहते हैं गियर ट्रेन। और ये जो सेट ऑफ गियर्स का जो कॉम्बिनेशन है जिनको हम गियर ट्रेन कहते हैं वो एक बॉक्स के अंदर में इंक्लोज्ड होता है। इसी बॉक्स का नाम है गियर बॉक्स। और ये जो गियर बॉक्स है ये क्लच और प्रोपेलर शाफ्ट ऑफ व्हीकल के बीच में लगा होता है। अब इसके बाद आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो गियर बॉक्स है, ये जो बॉक्स है जिसके अंदर में सेट ऑफ गियर्स का अरेंजमेंट यानी कि गियर के ट्रेन का अरेंजमेंट है, उसका पर्पस क्या है, यही हमारे आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। और गियर बॉक्स जो हम लोग अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल में यूज करते हैं वो कितने तरीके का होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसके थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ लीजिए। इट इज बेसिकली ए बॉक्स, ये एक बॉक्स है हैविंग सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गियर अरेंजमेंट। इस बॉक्स में क्या है, तो सेट ऑफ गियर्स का अरेंजमेंट है नोन एज गियर ट्रेन। और ये जो सेट ऑफ गियर्स का जो कॉम्बिनेशन है, इनका जो अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को आप लोग क्या कहते हैं, गियर ट्रेन कहते हैं। इट इज प्लेस्ड बिटवीन क्लच एंड प्रोपेलर शाफ्ट। ये किनके बीच में रहता है, तो बोलिएगा क्लच और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में गियर बॉक्स रहता है। इसका पर्पस क्या है, मेन तो यही बात है, गियर बॉक्स का नीड क्या है। तो यहां देखिए लिखे हैं, its purpose is to vary the torque transmitted from clutch to propeller shaft। इसका मेन काम होता है क्लच से जो टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है, किसके ऊपर में, क्लच अपना पावर को, क्लच अपने टॉर्क को किसको ट्रांसफर करता है, प्रोपेलर शाफ्ट को करता है, ताकि यही पावर, यही टॉर्क डिफरेंशियल से होते हुए पीछे वाले पहिया पर पहुंचे। तो क्लच जो टॉर्क ट्रांसफर कर रहा है इस प्रोपेलर शाफ्ट के ऊपर में, उसी टॉर्क को वेरी करने का काम ये गियर बॉक्स करता है। और टॉर्क को कैसे वेरी करेगा, तो यहां पर लिखा है बाय वेरिंग द आरपीएम एज रिक्वायर्ड। आरपीएम को वेरी करके टॉर्क को वेरी किया जाएगा। और आरपीएम को कैसे वेरी करते हैं, पढ़े होंगे थ्योरी ऑफ मशीन में, गियर्स की मदद से आरपीएम को वेरी किया जाता है। मतलब कहने का यह है कि गियर बॉक्स का पर्पस क्या है, गियर बॉक्स का पर्पस है कि क्लच के द्वारा जो टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है, जो टॉर्क ट्रांसफर हो रहा है प्रोपेलर शाफ्ट के ऊपर में, उसको वेरी करना, मतलब कम भी करना या ज्यादा भी करना। और ये टॉर्क को कम या ज्यादा आप कैसे कीजिएगा, तो आरपीएम को वेरी करके टॉर्क अपने आप वेरी किया जा सकता है। इसका मतलब है
कि टॉर्क और आरपीएम का यहाँ पर कुछ रिलेशन आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो आप तो जानते होंगे, ये पढ़े भी होंगे, पावर इज इक्वल टू 2 पाई एन टी बाई 60। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया 60 इंटू पी बाई 2 पाई इज इक्वल टू एन टी। अगर इंजन जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म क्या हो गया है, कांस्टेंट। मतलब प्रोडक्ट ऑफ आरपीएम एंड टॉर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया कि टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरपीएम। मतलब ये है कि यदि शाफ्ट के आरपीएम को आप कम कर दीजिएगा तो शाफ्ट पर जो टॉर्क होगा वो बढ़ जाएगा, या शाफ्ट के आरपीएम को आप ज्यादा कर दीजिएगा तो उस शाफ्ट पर जो टॉर्क है वो कम हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि किसी भी शाफ्ट के ऊपर में यदि आपको टॉर्क ज्यादा करना है तो उस शाफ्ट पर आरपीएम को कम कर दो, और या किसी शाफ्ट पर यदि तुमको टॉर्क कम करना है तो उस शाफ्ट पर आरपीएम क्या करो, ज्यादा कर दो। आरपीएम कम टॉर्क ज्यादा, आरपीएम ज्यादा टॉर्क कम, है ना। चलो अब देखो, तो मेरा प्रश्न ये है कि हमको टॉर्क को वेरी करने का ही जरूरत क्यों पड़ा। देखो, जब हम लोग का जो गाड़ी है रेस्ट पर रहता है, सपोज करो गाड़ी खड़ी है और हम अपने परिवार के साथ अंदर बैठेंगे अभी, तो हम लोग सब गेट खोलेंगे और इस गाड़ी में बैठ जाएंगे। अब गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया, तो जब गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी जब आगे बढ़ेगा तो उस समय जानते हो क्या होगा, इस व्हीकल को, इस कार को अपना वेट को ओवरकम करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इस कार में जो पैसेंजर बैठा, हम और मेरा परिवार, इस कार को उनका भी वेट ओवरकम करके बाहर आगे बढ़ना पड़ेगा। और साथ में यदि सामान उमान भी लाद दिए हैं तो इस कार को मेरे लगेज के वेट को भी ओवरकम करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और साथ में यहां पर जो रोड का फ्रिक्शन है, यहां पर जो रोड का फ्रिक्शन है, इसको भी ओवरकम करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब गाड़ी जब रेस्ट से मोशन पर आता है तो इस व्हीकल को अपने मोशन को इनिशिएट करने के लिए, अपने मोशन को चालू करने के लिए अपना वेट, पैसेंजर जो बैठा है उसका वेट, लगेज जो लोडेड है उसका वेट, रोड का जो फ्रिक्शन है, इन सारी चीजों को ओवरकम करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए इस व्हीकल को बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। शुरुआत में आगे बढ़ने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। और फोर्स इंटू रेडियस, फोर्स इंटू रेडियस को क्या करते हो, टॉर्क कहते हो। मतलब व्हीकल को जब अपने मोशन को इनिशिएट करना है तो उस समय व्हीकल को ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता होती है। व्हीकल को ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता होती है। लेकिन वही एक बार जब व्हीकल चलने लगता है, एक बार जब व्हीकल चलने लगता है, मोशन में आ जाता है, तो इसका खुद का मास है, इसका खुद का मास है, पैसेंजर का मास है, लगेज का मास है। उस मास के वजह से इसमें एक मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। मतलब जब व्हीकल चलने लगता है तब इसको बहुत ज्यादा फोर्स की आवश्यकता नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता तब नहीं है। तो ये दो केस से हमको समझ में आया। पहली बात, जब व्हीकल अपने मोशन को इनिशिएट करेगा तो उस समय टॉर्क क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। और दूसरा, जब व्हीकल चलने लगेगा तो उस समय टॉर्क क्या चाहिए, काहे के लिए ज्यादा टॉर्क दीजिएगा। जब चलिए रहा है, जब चलना शुरू कर दिया है तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वजह से
कोई भी चीज़ अगर भारी भरकम है उसको एक बार जब ढकेल दीजिएगा ना तो खुद से आगे बढ़ते रहता है। इसी को तो कहते हैं न्यूटन का पहला नियम, व्हेन ए बॉडी इज इन मोशन, जब बॉडी केस में है, मोशन में है, तो वो मोशन में कंटिन्यू रहता है जब तक किसी फोर्स को लगा के उसको रोका ना जाए। पढ़े हैं ना। तो कोई जो भारी भरकम चीज है जब वो मोशन में आ चुका है तो अपने मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वजह से वो मोशन में ही रहेगा। तो काहे के लिए फोर्स लगाएगा इसको मोशन में रखने के लिए? मतलब कहने का ये है कि जब व्हीकल मोशन में आ चुका है तो इसको आगे चलाने के लिए आपको बहुत टॉर्क की आवश्यकता नहीं है। कम टॉर्क पर भी ये अपने मोशन को क्या करेगा? कंटिन्यू रखेगा। तो इन दो बात से आपको क्लियर हो गया कि जब व्हीकल को अपने मोशन को इनिशिएट करना है तो उस समय ज़्यादा टॉर्क चाहिए, और जब व्हीकल मोशन करने लगता है तो उस समय टॉर्क की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती है। मतलब ये है कि इस व्हीकल में आप देख रहे हैं आपको टॉर्क वेरी करने की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, टॉर्क को वेरी करने की आवश्यकता पड़ रही है। कभी ज़्यादा टॉर्क भी चाहिए और कभी कम टॉर्क भी चाहिए। अब देखिए ये इंजन जो है ये तो एक कांस्टेंट पावर डिलीवर करेगा। अब इस कांस्टेंट पावर के करस्पॉन्डिंग एक टॉर्क भी होगा जो क्लच ट्रांसफर करेगा, एक टॉर्क भी होगा जो क्लच ट्रांसफर करेगा, है ना। ये इंजन जब पावर प्रोड्यूस कर रहा है तो ये क्लच रोटेट कर रहा है ना। अब क्लच रोटेट कर रहा है तो इसका जो शाफ्ट होगा ये भी रोटेट करेगा। जब शाफ्ट रोटेट कर रहा है इसका मतलब इसमें टॉर्क है। तो क्लच का यदि पावर कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट पावर पर क्लच के शाफ्ट का जो टॉर्क होगा वो भी कोई कांस्टेंट होगा। अब ये टॉर्क कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर हो सकता है स्टार्टिंग में आपको इंक्रीज टॉर्क चाहिए और जब व्हीकल चलने लगेगा तो आपको टॉर्क कम चाहिए। तो इस कांस्टेंट टॉर्क के लिए कैसे यहां पर टॉर्क को बढ़ाएं और कैसे यहां टॉर्क को घटाएं, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, गियर बॉक्स। गियर के अरेंजमेंट के द्वारा दो शाफ्ट में आप आरपीएम को वैरी करके टॉर्क को वैरी कर सकते हैं। कैसे? पढ़े होंगे N1T1 इज इक्वल टू N2T2। N इनपुट मान लीजिए तो TI, NI NO TO, O मतलब आउटपुट, I मतलब इनपुट। अब देखिए इसको इनपुट मान लीजिए, इसको आउटपुट मान लीजिए। सपोज कीजिए आपको टॉर्क बढ़ाना है, टॉर्क बढ़ेगा कब? जब आरपीएम क्या होगा? कम। तो देखिए NO होता है NI TI बाई TO। आरपीएम कम करना है तो तरीका क्या है? आरपीएम तभी कम होगा जब TO बढ़ेगा। आउटपुट गियर पर, इसको इनपुट मान लीजिए, इसको आउटपुट मान लीजिए। आउटपुट गियर पर अगर टिथ की संख्या ज्यादा हो जाएगी, आउटपुट गियर की साइज जब बड़ी हो जाएगी तो उस पर टिथ की संख्या भी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। और जब टिथ की संख्या ज्यादा होगी आउटपुट शाफ्ट वाले गियर पर तो आउटपुट का आरपीएम क्या होगा? ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। मतलब अगर यहां पर कोई इनपुट शाफ्ट है, सपोज कर लीजिए यहां पर कोई इनपुट शाफ्ट है ये वाला, अगर इस इनपुट शाफ्ट का मेशिंग आप एक ऐसे आउटपुट शाफ्ट के साथ कीजिएगा जिस पर टिथ की संख्या क्या है? ज्यादा है, तो इस पर जो आरपीएम आएगा NO वो कम हो जाएगा। और आरपीएम कम हो जाएगा इसका मतलब क्या है? इस पर जो टॉर्क होगा TO वो बढ़ जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे, गौर कीजिएगा, जब गाड़ी अपने मोशन को इनिशिएट करता है तो उस समय हम 1 नंबर गियर लगाते हैं और 1 नंबर गियर पर गाड़ी का जो आरपीएम होता है, गाड़ी का जो स्पीड होता है वो कम होता है, लेकिन गाड़ी थोड़ा हार्ड चलता है क्योंकि उसको खींचा जा रहा है। आप गाड़ी चलाए होंगे तो महसूस भी कीजिएगा,
1 नंबर गियर पर जब आप मोशन को इनिशिएट करते हैं, जब आप मोशन को इनिशिएट करते हैं तो उस समय गौर कीजिएगा आरपीएम कम होता है और आपको लगेगा गाड़ी थोड़ा हार्ड चल रहा है, उसको कोई खींच रहा है। तो कौन खींच रहा है? तो फोर्स खींच रहा है और आरपीएम कम है। क्यों? क्योंकि टॉर्क को ज्यादा करना है। आया बात समझ में? लेकिन जैसे ही ये मोशन कंटिन्यू हो जाता है, हम लोग तुरंत 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर हाई गियर लगा देते हैं। हाई गियर क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब ये मोशन चलने लगता है, गाड़ी जब अपने मोशन को इनिशिएट कर देता है, उसके बाद आपको गाड़ी को तेजी से चलाना है। गाड़ी को तेजी से चलाना है, ज्यादा आरपीएम चाहिए, मतलब टॉर्क कम चाहिए। तो अब आप क्या कीजिएगा? अब आप क्या कीजिएगा, इनपुट जो शाफ्ट था, यहां पर जो इनपुट शाफ्ट था, इसका मेसिंग आप किससे कीजिएगा? ऐसे आउटपुट शाफ्ट के साथ कीजिएगा जिस पर टीथ की संख्या क्या होगी? इनपुट के रिस्पेक्ट में कम होगी। जिस पर टीथ की संख्या क्या होगी? इनपुट के रिस्पेक्ट में कम होगी। और टीथ की संख्या जब इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट पर कम होगी तो आरपीएम क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। और आरपीएम जब ज्यादा हो जाएगी तो टॉर्क क्या होगी? कम होगी। इसलिए आप देखिएगा, महसूस कीजिएगा जब गाड़ी चलाइएगा कि चौथे नंबर गियर पर गाड़ी तेजी से भागता है, आरपीएम बढ़ जाता है, लेकिन गाड़ी आपको लगेगा बड़ा स्मूथ चल रहा है, उसको कोई खींच नहीं रहा है, क्योंकि टॉर्क क्या हो गया है? कम हो गया है। आई होप आपको गियर बॉक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा कि गियर बॉक्स का नीड क्या है। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, ये टॉपिक लिखो और इस सारी बात को लिखो, और यहाँ जो बोर्ड पर लिखे हैं, है ना, इनपुट आउटपुट, फिर ये इनपुट हो जाएगा, आउटपुट ये किसके लिए हो जाएगा? जब टॉर्क को क्या करना है? कम, आरपीएम को क्या करना है? ज्यादा। और ये केस किसके लिए हो जाएगा? इनपुट आउटपुट, जब टॉर्क करना है ज्यादा और आरपीएम करना है कम, है ना। ये बात लिखो, इसको भी साइड में कॉपी पर लिखो, इस रिलेशन को भी लिखो। ये गाड़ी का फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, इसको तुम लोग बना लो, ठीक है। ये समझाने के लिए तुमको बना है, इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन अगर कॉपी में रफ में साइड में लिखोगे तो कल कभी पढ़ने बैठोगे तो जो हम बात अभी बोले वो तुमको फिर से समझ में आएगा, तुमको फील आएगा कि गियर बॉक्स का पर्पस क्या है। इसको लिख लो, इसके बाद हम गियर बॉक्स का क्लासिफिकेशन बता देते हैं और अगले वीडियो लेक्चर में गियर बॉक्स के टाइप को स्टार्ट करेंगे। पहले इसको लिख लो वीडियो को पॉज करके। चलो अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ गियर बॉक्स में देयर आर 4 बेसिक टाइप ऑफ गियर बॉक्स। 4 बेसिक तरह के गियर बॉक्स होते हैं। स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, इनके बारे में डिटेल में हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी सुन लो खाली, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में क्या होता है, मान लो ये गियर है, ये गियर है, दोनों का आपको मेशिंग करना है, दोनों को आपको इंगेज कंडीशन में लाना है। तो एक गियर को दूसरे गियर के ऊपर में स्लाइड करके हम लोग मैश करते हैं। हालांकि जब स्लाइडिंग करते हैं तो उस समय इस दोनों टीथ के ऊपर में, गियर के टीथ के ऊपर में एक फोर्स लगता है जिससे टीथ टूट सकता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स के कंसेप्ट को लाए। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में तुम लोग देखोगे सब गियर्स जो होता है वो पहले ही से मेशिंग में रहता है। इसके बाद एक सिंक्रो मेश गियर बॉक्स होता है। सिंक्रो मेश गियर बॉक्स में क्या होता है, दोनों गियर्स का मेशिंग के पहले स्पीड को सेम कर देना है। इस घटना को बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन इन स्पीड। जब दोनों गियर का स्पीड सेम हो जाता है तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, हम भी दौड़ रहे हैं मेरे साथ, तुम भी दौड़ रहे हो सेम स्पीड से, तो हमको लगेगा ना तुम मेरे रिस्पेक्ट में क्या हो, रेस्ट में हो। अगर हम दौड़ रहे धीरे और तुम दौड़ रहे हो तेज, तो मेरे लिए हमको क्या लगेगा, तुम बहुत हमसे तेज हो। तो जब दोनों गियर्स का मेशिंग के पहले सिंक्रोनाइजेशन इन स्पीड हो जाता है, मतलब इस गियर के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में और इस गियर के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में, उसके बाद जब मेशिंग करते हैं तो ये जो दांत पर जो फोर्स लगता है ये काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है। तो इस तरह के गियर बॉक्स को हम लोग कहते हैं सिंक्रो मेश गियर बॉक्स। एक चौथा होता है इपीसाइक्लिक गियर बॉक्स, जिसमें हम लोग सन प्लानिटरी गियर का मदद लेंगे, सन प्लानिटरी गियर का मदद लेंगे और इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का यूज करेंगे। तो इन सारी गियर बॉक्स के बारे में मैं आपको डिटेल में एक एक करके 4 वीडियो लेक्चर में सारा टॉपिक ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो चलो इसको भी नोट डाउन करो, अगले वीडियो लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और जो बच्चा लोग
ऑनलाइन क्लास करना चाह रहा है वो पॉलिटेक्निक एकेडमी का जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, है ना। हम लिख देते हैं पॉलिटेक्निक एकेडमी। देखो तुम लोग के ऐप में नाम में पॉलिटेक्निक